वेलकम एवरीवन। आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीए फाइनल ऑडिट इन नटशेल। आज का हमारा टॉपिक है एसए 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। चलिए आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है? ये स्टैंडर्ड क्या कहता है कि कोई भी ऑडिट है वो एक ऑडिटर तब एक्सेप्ट करेगा या कंटिन्यू करेगा। एक्सेप्ट आता है कि जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, जो हमारे पास ऑडिट नया आ रहा है, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है एक्सेप्ट। और कंटिन्यू, कंटिन्यू मींस जो एग्जिस्टिंग ऑडिट है उसको कंटिन्यू करेंगे एंड नए को एक्सेप्ट करेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे जब हमारे पास सीपी होगा, सीपी प्रेजेंट होगा, तब हम एक्सेप्ट और कंटिन्यू करेंगे। हमने एक इसको वर्ड दिया है, कीवर्ड सीपी, ताकि आपको इजीली ये याद रह सके। C is for common understanding, P is for preconditions। जब common understanding and preconditions present होंगी तो ही ऑडिटर एक्सेप्ट और कंटिन्यू करेगा किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को। कॉमन अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जो भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होगी, ऑडिटर ये कंफर्म करेगा कि उस पे मैनेजमेंट एंड ऑडिटर की कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड सेकेंड, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके, हम आगे देखेंगे कि क्या प्री कंडीशंस हैं, बट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग प्लस प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए एंड ऑडिटर ये कंफर्म कर लेगा कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे मैनेजमेंट एंड ऑडिटर की कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, आइए अब देखते हैं क्या प्री कंडीशंस हैं फॉर एन ऑडिट। Preconditions for an audit is A square। A square से आप याद कर सकते हैं। 1A is for acknowledgement and understanding by the management of its responsibility and second is acceptable FRF। Acknowledgement and understanding, मैनेजमेंट ये मानता है एंड जानता है। Acknowledgement and understanding, मैनेजमेंट ये मानता भी है और ये जानता भी है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सेकेंड इज एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज होना चाहिए। इसमें हम देख लेते हैं एक्सेप्टेबल एफआरएफ किसे बोल रहे हैं। एफआरएफ इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मींस अकाउंटिंग एंड एफ इज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इज लाइक अब ढांचा, ढांचा मतलब स्टैंडर्ड। किसी भी अकाउंटिंग के लिए कोई स्टैंडर्ड अगर यूज हो रहा है जिसके हिसाब से उसे बनाया गया है, उसे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलेंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? आईएफआरएस है, यूएस गैप्स है, एएस है, इंड एएस है। जैसे इंडिया में एएस एंड इंड एएस चलते हैं। आईएफआरएस किसी किसी कंट्रीज में एप्लीकेबल है, यूएस गैप्स यूएस में एप्लीकेबल है। तो एक्सेप्टेबल एफआरएफ यूज होना चाहिए। ओके, और एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बाय द मैनेजमेंट ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए और मानना चाहिए कि हाँ हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, इसको भी एक हमने कीवर्ड दिया है कि मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट एक प्याऊ लगवा दे। हमने इसको एक छोटा वर्ड दिया है, प्याऊ। प्याऊ होता है जहां पे वाटर सप्लाई होता है, कहीं पे भी आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, उसे हम प्याऊ कहते हैं। जिनको नहीं पता है, प्याऊ लगवा दे मैनेजमेंट, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हम कैसे देखेंगे? P इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। इंटरनल कंट्रोल्स सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर। इंटरनल कंट्रोल्स वीक नहीं होने चाहिए, ठीक वर्क करने चाहिए, इफेक्टिवली वर्क करने चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की है। प्रोवाइड ऑडिटर विद एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो ऑडिटर को मैनेजमेंट प्रोवाइड करे। एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट ऑडिटर में रिक्वेस्ट, अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए जो ऑडिटर रिक्वेस्ट करता है, वो भी मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्संस इफ एनी,
कोई भी ऐसे पर्सन्स हैं जिनसे ऑडिटर बात करना चाहता है एविडेंसेस के लिए या व्हाटएवर, उसके लिए अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा, कोई उसको नहीं रोकेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की। अगर मैनेजमेंट ये मानता है और जानता है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट हैं कि ये उसको पता होना चाहिए और एक्सेप्टेबल एफआरएफ होना चाहिए, सॉरी। अगर शुड नॉट एक्सेप्ट ऑडिट इफ, अगर ये कंडीशंस एफोरसेड कंडीशंस नहीं है, नॉट प्रेजेंट, एफोरसेड प्री कंडीशंस नॉट प्रेजेंट, तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। या फिर प्रायर टू एक्सेप्टेंस मैनेजमेंट इम्पोजेस लिमिटेशन, अगर एक्सेप्ट करने से पहले मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन लगाती है आपके स्कोप पे, स्कोप ऑफ वर्क पे कोई लिमिटेशन लगाती है मैनेजमेंट, तो भी आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ आ रहा है सबको? ओके, ये प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट है। अब नेक्स्ट इसमें आता है एग्रीइंग ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। ओके, इसमें आता है कि कौन देगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, कौन देगा। ऑडिटर विल गिव टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर टू मैनेजमेंट एंड TCWG वेयर एप्रोप्रिएट। ओके, ये हमेशा ऑडिटर देगा, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर हमेशा ऑडिटर देगा मैनेजमेंट को। इंक्लूड्स इस लेटर में क्या क्या लिखा होता है, इसको एक हमने वर्ड दिया है, रोजियर लेटर। ओके, रोजियर मीन्स जब हम किसी को रोज देते हैं, whether in relationships, whether in friendships, we are looking for a beautiful future, right? कभी भी हम किसी को कुछ भी ऐसा रोजी सा देते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमारे पास बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं आगे, फुल ऑफ गुड पॉसिबिलिटीज। यही सोच के हम ये लेटर देंगे मैनेजमेंट को। इसका हमने वर्ड दिया रोजियर, इससे आपको इजीली याद भी रहेगा ये कि इसमें क्या क्या टर्म्स आने वाले हैं। एक तरह से और याद करेंगे कि आर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड लास्ट आर इज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। तो मैनेजमेंट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले फुलफिल करो एंड फॉर श्योर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हम देते हैं, हम ये जनरली मानते हैं, जनरली होता भी है कि ये एंगेजमेंट लेटर मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर लेती है। कभी कभी कभार होता है कि मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वहां पे हम ऑडिट से विड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इसमें होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, इसमें मेंशन होता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओ इज फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट कराने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो मेंशन होता है। स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट इज द स्कोप। आई इज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ के आइडेंटिफिकेशन मेंशन होता है। E is for expected form and content of audit report, कि audit report ऐसी होगी, ये मेंशन होता है। and a statement that audit report may differ as per circumstances, ये तो लिखा होता है कि इस तरह की audit report होगी, बट एक उसके साथ statement भी होगा कि ये डिफर भी करी जा सकती है as per circumstances। ऐसा नहीं है कि लिख दिया कि यही audit report का फॉर्मेट है तो ऐसे ही होना है, डिफर भी कर सकते हैं एज पर सर्कमस्टांसेस। एंड लास्ट आर इज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, की ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स वाला जो लेटर होगा उसमें हम ये सब मेंशन करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अदर लिख सकते हैं हम, अदर पॉइंट्स लाइक बेसिस ऑफ फीस, क्या फीस का स्ट्रक्चर होगा, कंपोजिशन ऑफ टीम, कौन कौन मेंबर्स ऑडिट के लिए आएंगे, एंड अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, किस तरह का प्लानिंग होगा ऑडिट का, ऑडिट प्लानिंग भी थोड़ी सी दे सकते हैं उसमें लिख के। ओके, इफ लॉ प्रेस्क्राइब्स इन डिटेल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अगर कहीं पर लॉ ही बताता है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लॉ की तरफ से प्रेस्क्राइब होता है, तो हम कोई रिटन एग्रीमेंट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का नहीं करेंगे, उसी को मानेंगे। बट कंडीशन इज दैट लॉ अप्लाइज, कि वो लॉ अप्लाई हो रहा हो, एंड मैनेजमेंट acknowledges and understands its responsibilities, और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता भी हो और मानता भी हो। नाउ रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट क्या होता है कि कोई ऑडिट हमें बार बार मिल रहा है, हर ईयर मिल रहा है, 2017 में भी मिला, 2018 में भी मिला, 2019 में भी मिला, तो हम क्या करेंगे कि क्या हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर बार बार देंगे? हाँ, हम बार बार देंगे। इसका आंसर यही है कि हमें हर ईयर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर भेजना है, बट हमें देखना इसमें यह है कि वेदर टू रिवाइज रिमाइंड द टर्म्स, क्या उसमें कोई रिवीजन की जरूरत है, ये हमें चेक करना है। भेजना हर साल है, जो 2017 में भेजा वो 18 में भी भेज सकते हैं, वो 19 में भी भेज सकते हैं सेम लेटर, बट ये देखना है कि कब उसके रिवीजन की जरूरत है। कब रिवीजन की जरूरत है?
जब मिसेस सी फॉलोन्स प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो हमें उसको रिवाइज करने की जरूरत है। मिसेस सी फॉलोन्स क्या है ये देख लेते हैं, ये कीवर्ड है इसको याद करने का। एम इज फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर हमें कहीं से ये कोई इंडिकेशन है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हमने लास्ट ईयर ऑडिट किया वो कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रहा है हमारे वर्क को, तो हम दोबारा से रिवाइज करके ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में प्रॉपर डिस्क्राइब करेंगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, रिवाइज टर्म्स, अगर कुछ टर्म्स को रिवाइज करना है तो हम दोबारा करेंगे, स्पेशल टर्म्स ऐड करना है तो भी हम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर दोबारा भेजेंगे और उसमें रिवाइज करेंगे। भेजना तो है ही बट रिवाइज करेंगे अगर कोई स्पेशल टर्म्स ऐड करना है तो। चेंज ऑफ, किस किस चीज का चेंज हो, अगर एफआरएफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का चेंज हो तो। ओनरशिप, ओनरशिप अगर चेंज हो जाती है, मैनेजमेंट चेंज होता है, सीनियर मैनेजमेंट ओनरशिप, तो भी हम भेजेंगे रिवाइज करके। लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है तो। अदर रिपोर्टिंग, कोई ऐसी रिपोर्टिंग है जो चेंज होती है तो। नेचर एंड साइज, अगर नेचर मतलब अगर कोई ऐसी ट्रेडिंग कर रहा है बाय चांस और उन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी, या साइज अगर ब्रांचेस और ऐड हो गई, कोई भी चेंज होता है तो हम रिवाइज करके भेजेंगे टर्म्स को। कैसे याद करना है इसको, मिसेस सी फॉलोन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिवाइज टर्म्स, स्पेशल टर्म्स, चेंज ऑफ एफआरएफ, ओनरशिप, लीगल रिक्वायरमेंट, अदर रिपोर्टिंग, नेचर एंड साइज एंड सीनियर मैनेजमेंट। अगर ये मिसेस सी फॉलोन्स प्रेजेंट हैं तो हम सेम ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नहीं भेजेंगे, उसे रिवाइज करेंगे। ओके, देखिए अब आता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। चेंज हो रहा है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में और उसे एक्सेप्ट करना है या नहीं। कौन कर रहा है चेंज? मैनेजमेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज। अगर मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज करें तो हमें क्या देखना है कि रीजनेबल जस्टिफिकेशन है। क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन है? अगर हमें लगता है रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अगर हमें लगता है अनरीजनेबल जस्टिफिकेशन है, हम सेटिस्फाइड नहीं है जस्टिफिकेशन से, डोंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर अनरीजनेबल जस्टिफिकेशन लगता है तो। मैनेजमेंट डज नॉट परमिट टू कंटिन्यू टू ओरिजिनल एग्रीमेंट। मैनेजमेंट अगर हमें परमिट नहीं कर रहा है कि ओरिजिनल एग्रीमेंट पे हम काम करें तो क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे और टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, विड्रॉ प्लस कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी। आता है इसमें एडिशनल कंसिडरेशन। एडिशनल कंसिडरेशन में फर्स्ट है एफआरएफ कॉन्फ्लिक्ट विद लीगल रिक्वायरमेंट। अगर कहीं पर जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है लीगल रिक्वायरमेंट से तो क्या करेंगे, डिस्कस विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे। एडिशनल डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पॉसिबल। क्या एडिशनल डिस्क्लोजर हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिशनल डिस्क्लोजर होके वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, यस ओके। अगर नहीं होता है, नो, देन मॉडिफाई ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाई करेंगे रिपोर्ट को। ओके, सेकंड आता है एआर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। जहां पर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ प्रिस्क्राइब कर रही है वहां पर क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक वेदर एआर मिसलीड। क्या जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मिसलीड कर रही है? अगर ऐसा है, इफ एडिशनल एक्सप्लेनेशन कैन नॉट मिटिगेट, अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो मिसलीड कर रही है, सही इंफॉर्मेशन उससे निकल के नहीं आ रही है, तो जहां पे हमें लगता है एडिशनल एक्सप्लेनेशन से काम हो सकता है एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे देंगे। बट अगर लगता है इफ एडिशनल एक्सप्लेनेशन कैन नॉट मिटिगेट, अगर एडिशनल एक्सप्लेनेशन से भी वो नहीं बदल रही है चीज, एआर मिसलीड ही कर रही है, डोंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर लॉ की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम ऑडिट नहीं छोड़ सकते, हमें कंप्लीट ही करना है, डोंट रेफर कंप्लायंस विद एसेज। ये कहीं नहीं लिखेंगे कि हमने एसेज के साथ कंप्लाई किया है। ओके, इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है, यूजफुल रहा है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और एक बात और मैं बोलूंगी उन लोगों के लिए जिनका अटेम्प्ट है नवंबर 2021, अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है कि हमें जल्दी समझना है, शॉर्ट में समझना है, क्योंकि मैं मॉड्यूल के हिसाब से ही चल रही हूँ तो मे भी नवंबर तक सारे टॉपिक्स कवर ना हो पाए, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, मैं वो वीडियोस पहले अपलोड कर दूंगी। ओके,
Take care, bye bye, and all the best.